नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा वर्णमाला। वर्णमाला होती क्या है, उसके बाद वर्णमाला के दो भेद स्वर तथा व्यंजन, फिर उनके प्रकारों के बारे में। आज बात करेंगे हिंदी भाषा के अगले टॉपिक संज्ञा की। संज्ञा होती क्या है? किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, दिन या महीने का नाम। बात करें संज्ञा की परिभाषा की, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिन या महीने का नाम। साधारण शब्दों में यदि पूछा जाए कि संज्ञा होती क्या है, किसी भी चीज का नाम। संज्ञा परिभाषा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिन या महीने का नाम। यदि आपको साधारण शब्दों में यदि हम बात करें तो संज्ञा होती क्या है? किसी भी चीज का नाम। जैसे स्वरों के भेद हमने देखे, व्यंजनों के भेद हमने देखे, उसी प्रकार संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेदों को भी आगे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद हैं 5 और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के भेद 3। अब चाहे अर्थ के आधार पर बात करें, चाहे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, जब भी संज्ञा की बात होगी, इसके भेदों की बात होगी, हमारे पास पहला भेद आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का वह भेद जहां पर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जाए, किसी स्थान के बारे में बात की जाए, यानी कि वह कोई भी नाम, स्थान, दिन या महीना जहां पर कि उसको स्पेसिफाई किया गया हो। उदाहरण के तौर पर राम, श्याम, दिल्ली, ताजमहल या बुधवार। साधारण शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा जहां पर कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, स्थान के बारे में या वस्तु के बारे में बात की हो, वे सभी शब्द आएंगे संज्ञा के पहले भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। बात करते हैं संज्ञा के दूसरे भेद की। संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का वह भेद जिसमें कि किसी व्यक्ति विशेष की बात ना करके पूरी जाति की बात की जाए।
जातिवाचक संज्ञा संज्ञा का वह भेद जिसमें कि किसी व्यक्ति विशेष या जाति की बात ना करके संपूर्ण जाति का बोध करवाया जाए। उदाहरण के लिए हमारे पास शब्द हैं नदी, पहाड़। अब यदि हम पहले शब्द को लेते हैं नदी। नदियाँ हिमाचल प्रदेश में भी 5 हैं, पंजाब में भी 5 और विश्व भर में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। यदि हमें किसी नदी का नाम लेकर उसके बारे में पूछा जाए, जैसे कि यमुना, गंगा या रावी, जब भी हमें किसी नदी का नाम दिया जाए तो वे शब्द आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। परंतु यदि उनका नाम न देके उन सभी को इंक्लूड करके एक ही शब्द में पूछा जाए, ये गंगा, यमुना, रावी ये सभी क्या हैं? नदियाँ। तो यदि हमें पूछा जाए कि ये नदी शब्द कौन से संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा, तो ये हमारे पास आएगा जातिवाचक संज्ञा के। उसी प्रकार हमारे पास शब्द है फूल। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि ये फूल शब्द किस संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा, तो ये भी आएगा जातिवाचक संज्ञा। यहां पर यदि हमें फूल शब्द ना देकर हमारे पास दिया होता गुलाब, कमल या चमेली, गेंदा, यदि हमारे पास फूल शब्द ना देकर शब्द दिया होता गुलाब, कमल, चमेली, गेंदा, तब मैं आपसे पूछती कि ये संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब भी किसी व्यक्ति विशेष, स्थान की, नदियों की या किसी भी वस्तु की बात होगी, वे सभी चीज़ें आएंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और यदि एक स्पेशल किसी को ना जोड़कर संपूर्ण जाति की बात की जाएगी, तो वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। फिर अर्थ की दृष्टि से इस जातिवाचक संज्ञा को ही आगे 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 2 द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 1 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 2 द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में जैसे जातिवाचक संज्ञा में हमारे पास था कि किसी एक व्यक्ति विशेष को ना होकर उसके संपूर्ण समुदाय या जाति का बोध कराया जाए। समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में यदि हम देखें कि इनमें अंतर क्या है। जातिवाचक संज्ञा के कुछ एक उदाहरण हमारे पास थे नदी, पहाड़ और फूल। बात करें समूहवाचक संज्ञा की, तो इसके उदाहरण हम लेकर देखें यदि परिवार, सेना, पुलिस। बात करते हैं शब्द परिवार की। परिवार में हमारे पास महिलाएं आएंगी, पुरुष आएंगे, बच्चे आएंगे, उन सबको मिलाकर हमारे पास क्या बनता है? परिवार। और यदि आपको पूछा जाए कि ये परिवार शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब यही बात हमने जातिवाचक संज्ञा में भी देखी, परंतु जातिवाचक संज्ञा में अब यहाँ बात करते हैं नदी की। जैसे हमारे पास बात हो रही थी नदियों की, तो उनमें हमारे पास नदियाँ ही आएंगी, सागर इंक्लूड नहीं होंगे या उनमें झरने नहीं आएंगे। परंतु बात करें समूहवाचक संज्ञा की, तो इसमें हमारे पास बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, महिलाएं सभी आएंगे। उसी प्रकार सेना शब्द ये भी समूहवाचक संज्ञा में, क्योंकि सेना में हमारे पास
पुरुष सेना भी हो सकती है और महिलाएं भी हो सकती हैं। उसी प्रकार पुलिस, इसमें महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। तो उनको मिलकर जो समुदाय बनता है वो सभी समूहवाचक संज्ञा में। बात करते हैं इसके दूसरे भेद की, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में नाप तोल वाली सभी वस्तुएं। द्रव्यवाचक संज्ञा में हमारे पास आएंगी नाप तोल वाली सभी वस्तुएं, जैसे 5 किलो चीनी, 10 किलो आटा, 5 मीटर कपड़ा। ये सभी चीजें हमारे पास आएंगी संज्ञा के चौथे भेद द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। नाप तोल वाली सभी वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब बात करते हैं संज्ञा के आखिरी भेद की, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हमारे पास कौन से शब्द आएंगे? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या अन्य चीजों को देकर मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली सभी भावनाएं। भाववाचक संज्ञा में सभी भावनाएं, फिर चाहे वो खुशी हो, गम हो, मतलब कि किसी भी व्यक्ति विशेष या वस्तु को देखकर मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले भाव, वे सभी शब्द आएंगे भाववाचक संज्ञा में। उदाहरण के लिए हमारे पास शब्द है बूढ़ा। यदि मैं आपको ये शब्द हमारे पास बूढ़ा शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बूढ़ा शब्द की यदि मैं पूछूं कि भाववाचक संज्ञा हमारे पास क्या होगी, तो बुढ़ापा। उसी प्रकार एक और शब्द लेते हैं, मिठाई। मिठाई को देखकर हमारे मन में किस चीज के भाव आते हैं? मिठास। उसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, शब्द है हमारे पास शत्रु। शत्रु को देखकर हमारे मन में किस चीज के भाव उत्पन्न होते हैं? शत्रुता। बात कर रहे हैं संज्ञा के पांचवें भेद की, भाववाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज को देखने के पश्चात मनुष्य के मन में कैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वे सभी चीजें, हमारी जो फीलिंग्स हैं वो सभी किस में आएंगी? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। उदाहरण के लिए हमने एक शब्द देखा, बूढ़ा शब्द। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि बूढ़ा शब्द की भाववाचक संज्ञा हमारे पास क्या बन के आएगी, तो बुढ़ापा। उसी प्रकार मिठाई शब्द से मिठास, शत्रु शब्द से शत्रुता। हमने देखा कि संज्ञा होती क्या है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिन, महीने इत्यादि का नाम, ये सभी शब्द हमारे पास क्या हैं? संज्ञा। या हमारे आसपास के वातावरण में जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं, जिनको नाम दिया गया हो, वे सभी शब्द हमारे पास क्या हैं? संज्ञा। फिर हमने देखा कि संज्ञा के भी दो भेद हैं। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। फिर हमने देखा संज्ञा का पहला भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारे पास किसी भी व्यक्ति विशेष, स्थान या वस्तु, उनके किसी का भी नाम दिया गया हो, वो हमारे पास आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। संज्ञा का दूसरा भेद
जातिवाचक संज्ञा, वह भेद जो कि किसी व्यक्ति विशेष का बोध ना करवा के संपूर्ण जाति का बोध करवाए। जैसे कि हमारे पास शब्द है नदी, पहाड़, फूल। इसमें हम एक दो उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे कि सप्ताह। यदि हमारे पास शब्द दिया गया हो सप्ताह और आप लोगों को पूछा जाए कि ये संज्ञा के कौन से भेद के अंतर्गत आएगा, तो ये हमारे पास आएगा जातिवाचक संज्ञा। सप्ताह में हमारे पास 7 दिन होते हैं, परंतु यहाँ पर हमें किसी भी दिन को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, किसी भी दिन का नाम नहीं दिया गया है। हमें सीधे पूछा गया था कि सप्ताह शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा। संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा, इसे ही आगे 2 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 2 द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर हमने देखा कि जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में क्या डिफरेंस है। जातिवाचक जहाँ पर एक ही प्रकार के वस्तु, व्यक्ति या चीज़ों के बारे में बात की गई हो, परंतु समूहवाचक संज्ञा जिसमें कि हमने उदाहरण देखा परिवार, हमारे पास स्त्री भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं, बच्चे, बूढ़े सभी। उसी प्रकार सेना, सेना में हमारे पास महिला सिपाही भी हो सकती हैं, पुरुष सिपाही भी हो सकते हैं, उसी प्रकार पुरुष। पुलिस, पुलिस में भी हमारे पास महिला आरक्षी भी हो सकती हैं और पुरुष आरक्षी भी। फिर बात करते हैं इसके अगले भेद की, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में हमारे पास कौन सी चीज़ें आएंगी? नाप तोल वाली सभी वस्तुएं हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा में। उदाहरण के लिए 5 किलो चीनी, 10 किलो आटा, 5 मीटर कपड़ा, नाप तोल वाली जो भी वस्तुएं हो। इसके अलावा सभी जैसे धातुएं, सोना, चांदी, ये सभी चीज़ें भी हमारे पास किसके संज्ञा के कौन से भेद के अंतर्गत आएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर संज्ञा का आखिरी भेद भाववाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु को देखकर मनुष्य के मन में जो भी भावनाएं उत्पन्न हो, वे सभी संज्ञा के 5वें भेद भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। फिर हमने देखे इसके कुछ एक उदाहरण। इसके बाद एग्जाम में हमें प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछे जाते कि संज्ञा के कितने भेद हैं, कौन कौन से भेद के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्रीवियस पेपर अगर हम देखें तो उसमें हमें संज्ञा से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैक्सिमम टाइम जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भाववाचक संज्ञा से, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। इसके उदाहरण देखते हैं। शब्द है हमारे पास परिवार। यदि मैं आप लोगों से पूछूं परिवार शब्द कौन से भेद के अंतर्गत आता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है कि इस शब्द की भाववाचक संज्ञा हमारे पास क्या होगी? भाववाचक संज्ञा पारिवारिक। ये तो बात थी संज्ञाओं से ही भाववाचक संज्ञा बनाना। इसके बाद हमें प्रश्न पूछा जाता है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। हमारे पास शब्द है अपना। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि अपना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो अपनापन, अपनापन या अपनत्व। तो एग्जाम में हमें प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये थी आज की क्लास।
संज्ञा के बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, हमारी और भी वीडियोस जो हमने अपलोड की हैं यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे पंचशील एकेडमी के यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली कक्षा में हम जानेंगे सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम होता क्या है, उसके प्रकार क्या क्या हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।